गुणसूत्र। आज प्रस्तुत है डॉक्टर अरुण मांडे के मराठी नाटक का हिंदी अनुवाद। इस नाटक के आलेख को अखिल भारतीय रेडियो नाट्य लेखन प्रतियोगिता 1995-96 में मराठी भाषा के लिए तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो लीजिए सुनिए नाटक गुणसूत्र। बेटा अमर। डैडी, डैडी कब आए दिल्ली से? बस बेटा अभी चला आ रहा हूँ मैं। डैडी ये देखिए इतने सारे खत, इतने सारे टेलीग्राम। Really? और सभी लिफाफों पर बने स्टैम्प देखे आपने? शो मी। मेरी बनाई तस्वीरों के हैं। कितना खुश हूँ मैं आज डैडी। Really? हाँ तो डैडी, पुरस्कार समारोह कैसा हुआ? शानदार, फैबुलस, फैंटास्टिक। अरे डाक विभाग ने खास तेरे लिए एक एल्बम दिया है। ये देख देख देख। सारे स्टैम्प्स और मेरी ही बनाई तस्वीर है। नेचुरली भाई, तेरे चित्र को ही तो प्रथम पुरस्कार मिला। और ये रहा चेक इनाम का। देख, राष्ट्रपति जी ने अपने हाथों से दिया है मुझे। आपसे बातें की उन्होंने? मेरे बारे में पूछताछ की? हाँ, बीमारी क्या है पूछा। फिर आपने क्या बताया? क्या बताता, तब तक रिपोर्ट कहाँ आई थी। यानी अब आ गई है? हाँ। क्या है रिपोर्ट में डैडी? हमारे बेटे, वो तो बताइए ना। कैसे बताऊं बेटे? ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर है ना? अमर, तुझे कैसे पता चला? डैडी, मैं आपका बेटा हूँ, एक डॉक्टर का। 2 महीने हो गए मैं यहाँ अस्पताल में हूँ। आप डॉक्टर लोगों की बहुत सारी टर्मिनोलॉजी में समझने लग गया हूँ। मेरा पुरस्कार लेने आप दिल्ली गए हुए थे ना, तब डॉक्टर नाटकर्णी दूसरे डॉक्टर से मेरे ही केस के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे थे। ल्यूकेमिया शब्द बार बार आया। फिर मैंने एनसाइक्लोपीडिया मंगवाया, उसमें पढ़ा। डैडी, कितने साल रह गए हैं मेरे? ज्यादा से ज्यादा 5 साल। काफी है ना? ये 5 साल मुझे अपनी मर्जी के मुताबिक बिताने हैं। बहुत कुछ देखना है, पढ़ना है, तस्वीरें बनानी है, आपका पोर्ट्रेट बनाना है। डैडी प्लीज, डैडी प्लीज, मुझे इस अस्पताल से छुटकारा दिलवाओ। नहीं अमर, नहीं बेटे, तू यहाँ रहेगा तभी 5 साल जी पाएगा। डैडी प्लीज बेटे, प्लीज रोते नहीं बेटे, प्लीज। तू तो इतना समझदार है, फिर भी। डैडी, डैडी क्या इसका कोई इलाज नहीं? कितने नए नए आविष्कार हो रहे हैं, क्या इसकी कोई दवा नहीं? है ना बेटे, बहुत सी हैं, और उनमें से कुछ आज से ही शुरू करने वाला हूं मैं। नहीं, मुझे नहीं चाहिए आपकी वो दवाएं। मैं नहीं लूंगा उन्हें। लेकिन क्यों? इन 2 महीनों में मैंने यहाँ बहुत कुछ देखा है डैडी। तरह तरह के पेशेंट, तरह तरह के कैंसर, उनकी ट्रीटमेंट। पेशेंट को देखते ही डर लगने लगता है। सिर के बाल सारे झड़े हुए, किसी किसी के तो पलकों के भी। किसी के हाथ पांव थरथराते रहते हैं, किसी को डबल विजन कहते हैं। सब दो दिखता है। बेटा वो तो दवाओं के साइड इफेक्ट्स हैं। इसीलिए कहता हूँ डैडी, मुझे यूं झर झर कर नहीं मरना है। अमर बेटे, समझ। एक रास्ता है। क्या? मुझे साइनाइड खिला दें, मुझे मरने दे डैडी। मैं मरना चाहता हूँ, मुझे मरने दे। नहीं, ऐसा मत बोल। तुझे जीना पड़ेगा, जीना ही पड़ेगा, मेरे लिए नहीं बल्कि अपनी कला के लिए। तुझे बहुत बहुत बड़ा बनना है। लेकिन ये कैसे हो सकता है डैडी? मेरे हिस्से में तो सिर्फ अब 5 ही साल रह गए हैं। है, एक उपाय है। तू तैयार है उसके लिए? हाँ। कौन सा उपाय है ये तूने नहीं पूछा? आप जो भी करेंगे वो मेरे भले के लिए ही करेंगे, यकीन है मुझे। जिंदा समाधि लेनी पड़ेगी तुझे। समाधि? संत ज्ञानेश्वर ने 21 वर्ष की उम्र में समाधि ली थी। जानता है क्यों? हाँ, उनका जीवन लक्ष्य पूरा हो चुका था, इसलिए। बस तुझे भी ऐसी ही समाधि लेनी है। जीवन लक्ष्य पूरा हो चुका इसलिए नहीं, बल्कि उसे पूरा करना है इसलिए। डैडी? बेटे, मेंढक और अन्य कई जानवर ऐसा करते हैं। प्रतिकूल हालात में अपने आप को जमीन में गाड़ लेते हैं, और जब हालात अनुकूल हो जाएं तो फिर से ऊपर आ जाते हैं और फिर से जीने लगते हैं। इसे हाइबरनेशन कहते हैं। यानी मुझे भी अपने को जमीन में गाड़ कर रखना पड़ेगा? नहीं, कैप्सूल में सोना पड़ेगा। मैं समझा नहीं। बेटे, जब रूबरू देख लेगा ना तो सब समझ जाएगा। अच्छा देख, मैं अभी चलता हूँ, मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं। वीसा, पासपोर्ट, सब कुछ करना है अभी। पर हम जा कहाँ रहे हैं? विदेश।
कोई हॉस्पिटल जैसा लग रहा है डैडी। हाँ बेटे, क्रायोनिक सोसाइटी कहते हैं इसे। आओ देखो, डॉक्टर साहब हमारा इंतजार कर रहे हैं। यस डैडी। हेलो डॉक्टर जेकब, आई एम डॉक्टर योगेंद्र Hello. एंड ही इज माय सन अमर। Hello. हेलो डॉक्टर। Please come this way. Oh, Come thank you. on. Yeah. Come, my boy. यस डॉक्टर। ये तो कोई वार्ड जैसा दिख रहा है, इतने सारे ग्लास बॉक्सेस। Oh no, no glass boxes. These are capsules. Okay? Follow? Eh? I will take your leave now. ओके डॉक्टर। डैडी, इस कैप्सूल में तो कोई सोया हुआ है, कोई औरत लग रही है। हाँ बेटे, इसका नाम है एलिजाबेथ, मशहूर कवियत्री। इसे कविता के लिए पुलित्जर प्राइज मिल चुका है। इसे क्या हुआ है? इसकी दोनों किडनियां बिगड़ चुकी हैं। क्या ये जिंदा है? उस मॉनिटर पर देखो, देखो उसका ईसीजी। पर मुझे तो सिर्फ एक सीधी रेखा ही दिख रही है। वो इसलिए बेटे कि उसके हृदय का काम पूरी तरह से रुक गया है। वो तो सांस लेती हुई तक नहीं दिखती डैडी। हाँ, यानी वो जिंदा नहीं है। कहो तो है और कहो तो नहीं भी है। इसने समाधि ली है। आओ आगे चलो, आओ। इस कैप्सूल में एक आदमी सोया हुआ है। हाँ, इसका नाम है जॉनसन, वैज्ञानिक है, नोबेल प्राइज मिल चुका है इसे। इन्हें क्या हुआ है? हीमोफीलिया। वो कहीं ज़रा सी भी खरोच लग जाए तो खून बहने लगता है, और वो नॉर्मल आदमी की तरह 2-3 मिनट में थम भी नहीं पाता, बस बहता ही रहता है। पर ऐसा किस वजह से होता है डैडी? अब ये एक आनुवंशिक हेरिडिटरी बीमारी है। इन्होंने भी समाधि ली है। हाँ, इनकी देह का सारा रक्त निकाल लिया गया है और रक्त वाहिनियों में रक्त की तरह का एक द्रव भरा गया है। ओह, और देखो देखो, वो जो देख रहे हो ना, वो एल्युमिनियम की शीट, वो इनके पूरे शरीर के चारों तरफ है। ये एल्युमिनियम की एक पतली शीट का थैला जैसा है, और इस थैले और कांच की पेटी के बीच द्रव रूप नाइट्रोजन भरा गया है। और नाइट्रोजन का तापमान हमेशा 0 यानी 0 डिग्री से नीचे रखना पड़ता है। और पता है, हर 4 महीने बाद उसे बदलना भी पड़ता है। पर डैडी कैप्सूल में क्यों सोना पड़ता है? उसी को तो समाधि कहते हैं। क्या उससे उनका हीमोफीलिया ठीक हो जाएगा? नहीं, आनुवंशिक बीमारियों का अब तक कोई इलाज हासिल नहीं हो पाया है। आदमी की बुनियादी बनावट के लिए जिम्मेदार जीन्स में निहित क्रोमोसोम में यानी गुणसूत्र में बदलाव लाया जाए, बस तभी वो ठीक हो सकता है। लेकिन उसकी तकनीक अभी तक कोई जान नहीं पाया। समाधि लेने से एलिजाबेथ का कैंसर ठीक हो जाएगा डैडी? नहीं। और मेरा? नहीं, तुम लोगों को अभी 30-40 साल और इंतजार करना पड़ेगा। काश काश मैं 30-40 साल बाद पैदा हुआ होता। नहीं बेटे नहीं, ऐसे नाउम्मीद मत बनो। तुम अब भी 40 क्या 100 साल तक भी जिंदा रह सकते हो। लेकिन कैसे? समाधि लेकर। कितने दिन, कितने साल? तेरे कैंसर का इलाज ढूंढे जाने तक। लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा? उस वक्त यहाँ जो भी डॉक्टर होंगे वो तुम्हें जगा देंगे बेटे। तुम लोगों का इलाज करेंगे वो। तुम सब लोग बीमारी से छुटकारा पा जाओगे। वो एलिजाबेथ फिर से कविता करने लगेगी। जॉनसन अपने अधूरे छूटे अनुसंधान कार्य को पूरा कर पाएगा, और तू 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 बहुत 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 बड़ा चित्रकार बनेगा। डैडी, मोनालिसा, लास्ट सफर जैसी अजर अमर तस्वीरें बनाएगा तू। डैडी, इसके लिए तो बहुत पैसे खर्च होते होंगे। तू उसकी चिंता ना कर बेटे। भाई अनंत तो अभी बहुत छोटा है, उसके आगे पढ़ाई लिखाई भी होनी है। वो सब मैं देख लूंगा बेटे। बेटे, आई हैव डिसाइडेड, अब मैं यहीं इसी देश में रहने वाला हूँ। जब कभी तेरी याद आएगी तो यहाँ आकर तुझे देख पाऊंगा। तो बेटे अमर, नाउ व्हाट हैव यू डिसाइडेड? इस तरह एनी चॉइस? कोई और विकल्प है क्या? नहीं। डैडी, हाँ बेटे। मैंने जो तस्वीरें बनाई है ना, उन सबको जतन से संभाल कर रखना। रखूंगा बेटे। अनंत को एक बार देखना चाहता था। भविष्य काल में तेरी उससे निश्चित ही मुलाकात होगी बेटे। और आपसे? हमारा अब बस। देखो बेटे, कैप्सूल बंद करने का वक्त आ गया है। तेरे स्टैंपों का एल्बम तेरे बैंक के लॉकर में रख दिया है मैंने। डैडी, गुड लक बेटे, एंड गुड बाय माय सन। डैडी, डैडी।
मैं तुम्हारा छोटा भाई। अनंत? हाँ हाँ। अरे कितना बड़ा हो गया रे तू। 40 लांघ चुका हूँ मैं। आज तारीख क्या है? 5 नवंबर 2035। डैडी कहाँ है? वो तो बहुत पहले ही गुजर गए। मेरे कैंसर का इलाज मिल चुका है? नहीं, अभी तक तो नहीं। तो फिर मुझे क्यों जगाया गया? भैया, तुम्हें जगाने के लिए कहाँ कहाँ अर्जियाँ नहीं देनी पड़ी, किस किस की मुट्ठियाँ गर्म नहीं करनी पड़ी। आखिरकार स्पेशल केस के तौर पर तब कहीं जाकर परमिशन मिली है। लेकिन क्यों, किस लिए? भैया, मेरी दोनों किडनियाँ खराब हो गई हैं। तो मुझे तुम्हारी एक किडनी चाहिए। सिर्फ इसलिए जगा दिया तूने मुझे? अरे कोई डोनर नहीं मिला क्या? 1,00,000-1,50,000 दे देते तो आराम से मिल जाता। वैसा 40 साल पहले होता था भैया। आजकल हालात बिल्कुल बदल गए हैं। कायदे कानून बहुत कड़े हो गए हैं। शरीर के अंगों की कालाबाजारी अब उतनी आसान नहीं रह गई है। लेने वाले और देने वाले दोनों को ही जेल जाना पड़ता है, और मैं जेल नहीं जाना चाहता। अच्छा, तेरी शादी तो हो चुकी होगी? हाँ, 2 बच्चे भी हैं। तो फिर अपनी बीवी से मांग लेते, वो नहीं देती क्या? उसकी किडनी नहीं चलेगी भैया। नियम बहुत कड़े हो गए हैं। खून का रिश्ता होना चाहिए। माँ बाप भाई बहन इनमें से किसी का भी चलेगा। माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी, डैडी भी चले गए, और बच्चे अभी छोटे हैं। इसलिए जगाया तूने मुझे? हाँ, अब यही एक उम्मीद रह गई है भैया। अनंत, याद है जब तू बहुत छोटा था, एक बार आधी रात को मुझे नींद से उठाकर तूने क्या कहा था, याद है तुझे? हाँ भैया, मुझे अपनी साइकिल दे दो ना। और मैंने कहा था तू अभी बहुत छोटा है, तू चला नहीं पाएगा। मैं बड़ा हो जाऊंगा तब दोगे, कहा था। हाँ दूंगा, चल अब सो जा। सब कुछ याद है। और अब तू मेरी किडनी मांग रहा है? भैया, अरे मुझे ब्लड कैंसर है, मेरी किडनी कैसे आएगी तेरे? डॉक्टरों से पूछ लिया है मैंने भैया, काम आएगी, यही कहा है उन लोगों ने। लेकिन मेरा तो अभी कैंसर ठीक नहीं हुआ है, उस पर से मैं अपनी किडनी गवा बैठूंगा तो मेरा क्या होगा? भैया, इन 40 सालों में बहुत बदलाव आ गया है। अनेक नए नए आविष्कार हो रहे हैं। तुम्हारे ब्लड कैंसर का भी इलाज ढूंढ लिया जाएगा। आज नहीं तो कल, 10 साल में, 20 साल में निश्चित ही खोज हो जाएगी भैया। और अगर नहीं हो पाई तो? इतने दिन इंतजार किया है भैया, और कुछ साल कर लो बस। इसी उम्मीद पर तो जी रहा हूँ। तुम्हें कम से कम जीने की उम्मीद तो है, मुझे तो वो भी नहीं है। भैया, मुझे अगर तुमने किडनी नहीं दी तो बस मैं 1 महीने में ही मर जाऊंगा। नहीं नहीं अनंत, ऐसा मत बोल। कितना स्वार्थी हूँ मैं यहाँ कैप्सूल में आराम से लेटा हूँ, डॉक्टर मेरी देखभाल कर रहे हैं, मैं कई साल तक जिंदा रहूँ इसके लिए दौड़ धूप कर रहे हैं। आखिर किस लिए? इसलिए ना कि आगे चलकर कभी मेरे कैंसर का इलाज ढूंढ निकाला जाएगा, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, बड़ा बड़ा आर्टिस्ट बनूंगा, और तू हालात से जूझते हुए, हवा पानी शोर शराबे के प्रदूषण को झेलते हुए, काला बाजारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, राजनीति, अन्याय, स्पर्धा, इन सब का सामना करते करते जीने के लिए दौड़ धूप कर रहा है, और मुझसे सिर्फ एक किडनी की मांग कर रहा है। भैया, अनंत, तुझे किडनी कब चाहिए? अभी चाहिए। सारी तैयारियां हो चुकी हैं भैया, सिर्फ तुम्हारी अनुमति चाहिए। दे दी मैंने। भैया ना, कुछ मत बोलो। नहीं, मुझे बोलने दो, तुम्हें बताना है मुझे कुछ। भैया, तुम्हारी एक पेंटिंग लंदन की आर्ट गैलरी में लगाई गई है, इस सदी के सबसे कम उम्र के और सबसे महान चित्रकार के रूप में तुम्हें आज भी जाना जाता है भैया। उस वक्त मैं बहुत छोटा था भैया, लेकिन अब मेरी समझ में आ रहा है कि तुम कितने बड़े हो। मुझे तुम पर गर्व है भैया, हम सबको है। पता नहीं आगे कभी तुम्हारी मेरी मुलाकात हो या ना हो। बस थैंक्स भैया, गुड बाय एंड गुड लक भैया। हे हाय अंकल। अंकल? मुझे पहचाना नहीं? मैं नचिकेत, आपका भतीजा। अनंत का बेटा है तू? और क्या, कल यहाँ के एक डॉक्टर के बेटे को किडनैप करवा दिया, और तब जाकर उसने आज जगाया है तुम्हें। अनंत कहाँ है?
ओह मेरा बाप। हाँ? वो बुढ़ा तो कभी का टाइम भूल गया। अच्छा हुआ बला टली। अपनी बीमारी के इलाज में सारी कमाई फूंक दी उसने। हम लोगों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। हमारी जिंदगी कैसे कटेगी? क्यों, नौकरी नहीं है? कोई रोजगार नहीं करते क्या? नौकरी रोजगार? अरे ड्रग एडिक्ट को कोई रोजगार नहीं करना पड़ता। तू ड्रग्स लेता है? और नहीं तो क्या, सरकार ड्रग्स के लिए हमें भत्ता देती है। क्या, ड्रग्स के लिए भत्ता? पर क्यों? हाँ पिछली पीढ़ी ने हम पर जुल्म किए हैं, इसलिए हमें मनचाहे ढंग से जीने नहीं दिया। हमारे दिल दिमाग की हत्या कर डाली, सिर्फ हमारे तन को जिंदा रखा। अब हमें जिंदा रखने की, मौत होने तक जिंदा रखने की जिम्मेदारी समाज की है। सरकार हमें भत्ता देती है, कोई मेहरबानी नहीं करती। मुझे किस लिए जगाया? या लेट्स कम बैक टू द बिजनेस। मुझे तुम्हारा एक लंग चाहिए, फेफड़ा। पर क्यों? गांजा पी पी कर मेरे दोनों फेफड़े बर्बाद हो गए हैं, इसलिए। तो इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ? फिर किसकी गलती है? ब्लड कैंसर का इलाज हो जाए इसलिए तुम जिंदा रहकर इंतजार कर रहे हो। वाह वेरी फनी। और मैं क्या जिंदा रहते हुए मौत का इंतजार करूं? जिंदा रहकर भी तू क्या कर लेगा? गांजा ही फूकेगा ना। और तुम जिंदा रहकर क्या कर लोगे? तस्वीरें ही बनाओगे ना। ये कला वला सब फालतू की बातें हैं। बाय द वे आर्ट्स बिलोंग टू क्लास ओनली। अमीरों के चोचले हैं ये सब। कला की कीमत क्या होती है तुझे क्या मालूम? ओह भला मुझे क्या मालूम? मुझे कैसे नहीं मालूम होगी? बाय द वे तुम्हारी एक एक पेंटिंग 2-2 लाख डॉलर में बिकी है। क्या? मेरी पेंटिंग्स तूने बेच डाली? डैडी ने कितने जतन से रखा था उन्हें, और तूने उन्हें बेच डाला? बेचता नहीं तो क्या पूजा करता। और वैसे भी आजकल LSD की कीमतें पता है आसमान छूने लगी हैं। और हाँ, तुम्हारी तो आधी अधूरी रह गई पेंटिंग्स भी मैंने बेच डाली। क्या? हाँ एक बात और, वो सुना है तुम्हारी बनाई गई तस्वीर से एक पोस्टेज स्टैम्प बना था। बताते हैं वो बेहद दुर्लभ है। मजा आ जाए अगर वो मिल जाए तो। चाहिए तुझे? हाँ कहाँ है वो? बताऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? क्या? तुझे कोई एक चीज ही मिल सकती है, स्टैम्प या फेफड़ा। मुझे दोनों चाहिए। सिर्फ फेफड़ा लेकर क्या करूंगा मैं? ड्रग्स खरीदने के लिए पैसे भी तो चाहिए। सरकारी भत्ता बहुत कम पड़ता है। अब वो तू देख ले। सीधे सीधे देता है या? मूर्ख है तू। अरे मुझे मार देगा तो तुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। हाँ हाँ। अच्छा स्टैम्प कहाँ है बता। बैंक के लॉकर में। ये ले पेन, परमिशन लेटर लिख कर दे। ठीक है। जग गए आप? कौन है? मैं डॉक्टर हंटर। यहाँ रोशनी क्यों नहीं है? मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। तुम्हें कुछ दिनों तक तो नहीं दिखेगा। क्यों? तुम्हारी आंखें निकाल ली गई। निकाल ली? किसने? ये एक बहुत लंबी कहानी है। पिछले 10 सालों से यहाँ बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है और उसकी जांच इंक्वायरी करने के लिए ही सरकार ने मेरी नियुक्ति की है। कैसी इंक्वायरी? दरअसल पिछले महीने यहाँ के एक डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। किस बात पर गिरफ्तार किया उसे? तुम लोगों के शरीर के अवयव निकाल निकाल कर बेचा करता था। यहाँ का समूचा स्टाफ इस कांड में शरीक था। यानी मेरी आंखें भी उसी ने? हाँ। ये आवाज कैसी आ रही है? ये आवाज हार्टलंग मशीन की है। यानी कि तुम्हारे फेफड़े का बहुत सा हिस्सा निकाल कर बेच डाला गया। ओह माय गॉड, फिर अब मेरा क्या होगा? तुम्हारी आगे की जिंदगी सारी इस मशीन पर टिकी हुई है। और क्या क्या निकाल लिया इन्होंने? किडनी। वो तो मैंने ही दे डाली थी अपने भाई को। दूसरी भी निकाल ली उसने। फिर जिंदा ही क्यों रखा? इस कांड का भांडा ना फूट जाए सिर्फ इसलिए। 24 घंटे डायलिसिस पर रखा है तुम्हें। यानी ये दोनों मशीनें बंद हो जाए तो मर जाऊंगा मैं? इससे तो ब्लड कैंसर से मर गया होता तो बेहतर था। अरे हाँ, वो बात तो मैं बताना ही भूल गया। तुम्हारे कैंसर का इलाज मिल चुका है। तुम्हारी इच्छा हो तो हम तुम्हें दूसरे अस्पताल में भिजवा देंगे। वहाँ तुम्हारे कैंसर का इलाज होगा। लेकिन अब उसका क्या फायदा
कैंसर से अच्छा हो भी जाऊं तो भी जिंदगी भर बिस्तर पर ही पड़े रहना पड़ेगा। आंखें भी नहीं है, तस्वीरें कैसे बना पाऊंगा? हाथ में ब्रश तक तो पकड़ नहीं सकूंगा। तुम देख सकोगे। रेटिनोप्लास्ट भी एक बड़ा आसान सा ऑपरेशन है। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। बची हुई जिंदगी मैं यही इसी फ्रोजन जमी हुई स्थिति में गुजार दूंगा। लेकिन तुम यहाँ रह नहीं सकोगे। क्यों? क्योंकि इस क्रायोनिक सोसाइटी की मान्यता सरकार ने रद्द कर दी है। यहाँ के सभी डॉक्टरों पर हम मुकदमा चलाने वाले हैं और तुम लोगों को हुए नुकसान की भरपाई भी की जाएगी। लेकिन हमारे शरीर के गए हुए अवयव हमें वापस मिलेंगे क्या? मैं जिस उम्मीद पर जी रहा था वो उम्मीद, मेरे सपने, मेरा संकल्प, मेरा भविष्य मुझे वापस मिलेगा क्या? I'm sorry. I'm really sorry. मैं इस मामले में सचमुच कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हारे सामने अब दो ही विकल्प हैं। अपनी मर्जी से तुम कहीं भी जा सकते हो। हम तुम्हें वहां पहुंचा देने का इंतजाम कर देंगे। लेकिन मैं जाऊंगा कहाँ? अपने घर पर। घर? मेरा घर अब कहाँ होगा? घर में कौन कौन है ये भी मुझे पता नहीं। आज तारीख क्या है? 5 अक्टूबर 2090। 2090 यानी लगभग 100 साल तो बीत ही गए। अब हमारे वक्त का तो कुछ भी नहीं बचा होगा। हमारे लोगों में से कौन होगा अब? हाँ, मेरा एक भतीजा था, नचिकेत, ड्रग एडिक्ट था। वो तो बरसों पहले मर गया। बेचारा, मैंने अपना फेफड़ा दे दिया होता तो अब तक जिंदा रहा होता। उसने मेरी देखभाल की होती। लेकिन आपको उसके बारे में कैसे पता चला? तुम्हारी फाइल में उसका पता जो था। लेकिन वो तो मर गया। अब मेरे घर में कौन है? पातंजलि। वो कौन है? नचिकेत का छोटा भाई। पातंजलि क्या करता है? बहुत बड़ा कलाकार है। बीती सदियों में ऐसा महान कलाकार पैदा नहीं हुआ। न्यूयॉर्क में विश्व बैंक की नई इमारत है। उसके प्रवेश द्वार के सामने धन के देवता कुबेर की एक भव्य प्रतिमा है। वो इसी पातंजलि ने गढ़ी है। शिल्प कला का उत्कृष्ट नमूना है वो। अच्छा। और पातंजलि का एक बेटा है कल्पक। वो तो प्रतिभा का चमत्कार ही है। 10 साल की उम्र का है, लेकिन दुनिया का हर आदमी जानता है उसे। वो भी शिल्पकार है? नहीं, वो चित्रकार है। हाँ? उसकी पेंटिंग्स देखी तो मुझे तुम्हारी याद आ गई। मेरी? हाँ, तुम्हारी शैली का जबरदस्त प्रभाव है उस पर। आप मुझे पहचानते हैं? तुम्हारी एक पेंटिंग मेरे घर में है। भले ही यूं तो मेरी औकात के बाहर कीमत थी उसकी, फिर भी खरीदी है मैंने। लोग अब भी मुझे पहचानते हैं। तुम्हें कैसे भूला जा सकता है? सभी तुम्हारी राह देख रहे हैं। पातंजलि को अभी हमने खबर नहीं दी है। उसे पता चलेगा तो दौड़ा चला आएगा। तुम्हारी अनुमति हो तो आज ही खबर कर देता हूं उसे। दुनिया के सबसे बेहतरीन अस्पताल में ले जाएगा तुम्हें। खबर करूं उसे? मेरे सामने एक और विकल्प है, ऐसा कहा था आपने। हाँ। कौन सा? क्लोनिंग। यानी क्या? यानी तुम्हारी प्रतिकृति तुम्हारे जैसे ही आईने में देखने पर दिखे हूबहू बिल्कुल वैसी ही। लेकिन कैसे बनाएंगे? तुम्हारे शरीर का एक कोश लेकर। दरअसल प्रत्येक कोश में हमारे शरीर का समूचा खाका, समूचा ब्लूप्रिंट सुप्त अवस्था में रहता है। शरीर के किसी भी कोश से समूचा आदमी गढ़ने की तकनीक हमने ढूंढ निकाली है। तुम्हारे किसी भी कोश को एक स्त्री के गर्भाशय में रखना होगा और वहां सामान्य गर्भ की तरह ही वो पलता और बढ़ता जाएगा। यानी वो मेरा ही बेटा होगा? नहीं। हाँ? बच्चे में माँ और पिता दोनों की जीन्स होते हैं, लेकिन क्लोनिंग में सिर्फ तुम्हारे ही क्रोमोसोम गुणसूत्र होंगे। वो तुम्हारा नहीं होगा, तुम ही होंगे। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? और 10 साल इंतजार। 10 साल? हाँ, 100 साल इंतजार किया और सिर्फ 10 साल। और इस शरीर का क्या होगा? ये छोड़ देना होगा। यानी मर जाना होगा? नहीं, तुम्हारा ये शरीर नहीं रहेगा, लेकिन तुम मरोगे नहीं। तुम्हें नई देह मिलेगी। लेकिन वो, यानी मैं नहीं हूंगा? वो तुम्हारे शरीर से ही बना होगा। लेकिन मेरा मन, मेरे सपने, मेरी उंगलियां, मेरी प्रतिभा, मेरे मन में बसी तस्वीरें, मेरे आंखों के आगे की रंग रेखाएं, वो तो मेरी अपनी ही होंगी। वो उसकी कैसे हो जाएंगी? उसका व्यक्तित्व तो मेरे जैसा कैसे होगा? हो सकता है वो
वो मुझसे बेहतर तस्वीरें बना ले, लेकिन वो उसकी होंगी, मेरी नहीं होंगी। एक मायने में तो वो तुम्हारी ही होंगी, तुम्हारे ही गुणसूत्र उसमें होंगे, वो और तुम कोई अलग तो नहीं होंगे। ये बात अभी तक तुम्हारी समझ में नहीं आई। सच, इतने दिन तक मैं समझ ही नहीं पाया। डैडी ने मेरा शरीर यहाँ सुरक्षित जमा करके रखवाया था, सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरा ब्लड कैंसर ठीक हो जाए, बल्कि मेरी प्रतिभा, मेरी कला जिंदा रहे, इसलिए भी। लेकिन उस वक्त खुद डैडी की समझ में भी ये बात नहीं आई होगी। कौन सी बात? कलाकार की मौत होती है, लेकिन उसकी कला अमर होती है। कलाकार मर जाए तो भी अपनी कला के रूप में वो जिंदा रहता है। अजंता एलोरा की गुफाओं के शिल्प और चित्र, मिस्र के स्फिंक्स, मोनालिसा, लास्ट सपर जैसी विश्वविख्यात तस्वीरें, या फिर दुनिया की कोई भी कलाकृति, ये सब जमा कर सुरक्षित रखे गए जीन्स ही तो हैं। ये गुणसूत्र किसी के भी रक्त में सहजता से उतर आते हैं और कला के रूप में व्यक्त हो जाते हैं। कला की विरासत कोई ना कोई उत्तराधिकारी वहन कर आगे ले जाता है, लेकिन उसकी कला अमर है। इसलिए कलाकार को ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि वो भी अमर हो जाए, ना ही उसे इस मोह में पड़ना चाहिए। लेकिन हमें तुम्हारी जरूरत है। ऐसी जिंदगी लेकर क्या करूंगा मैं हूं तो सही। पतंजलि, कल्पक, ये सब मेरे ही तो रूप हैं, है ना? मेरे ही तो रूप हैं। गुणसूत्र। अभी आप अखिल भारतीय रेडियो नाट्य लेखन प्रतियोगिता 1995-96 में तृतीय पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर अरुण मांडे के मराठी नाटक का हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद श्रीमती राजम पिल्लई ने किया। नाटक के निर्देशक थे सुदर्शन कुमार और प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री योगेंद्र टिक्कू, केदारनाथ, अशोक मलकानी, सोमनाथ नागर, यमन कौशिक और आशीष बख्शी। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।